बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका ईरान जंग एक बार फिर कशीदा सूरत अख्तियार कर गई है और अमरीकी हमले जारी हैं ईरान पर। अपना हरमज़ फ्लैश पॉइंट है, अपना हरमज़ का कंट्रोल किसके पास होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। दुनिया देख रही है कि क्या अमरीका अपना हरमज़ का कंट्रोल हासिल कर पाएगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अपना हरमज़ का कंट्रोल उनके पास होगा। जो नाकाबंदी है अमरीका की वो आज रात से शुरू हो जाएगी। उसके बाद मूवमेंट क्या होगी, क्या ईरान अपना कंट्रोल बरकरार रख पाएगा या नहीं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और ईरान किस तरफ जा रहा है, कहा यह जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि ईरान क्यों इतनी जल्दी में है, क्यों पेशेंस का मुजाहरा नहीं कर रहा, सब्र का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहा। जो बैकडोर राब्ते हैं, जो थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ें हैं, उनके थ्रू क्यों नहीं कम्युनिकेशन हो रही, खुद ही हमले क्यों किए जा रहे हैं, RIGC जो है वो किसके कंट्रोल में है, फैसला सादी कहाँ पे हो रही है, ये बड़े अहम सवाल हैं। सूरत किस तरफ जा रही है, ईरान किस तरफ जाएगा, अमेरिका कहाँ पे ठहरेगा और पाकिस्तान समेत मुश्किल वस्ता और बाकी दुनिया जो है इसका असर क्या लेगी, इसी की बात करने जा रहे हैं। खुशबू कसूरी साहब ने ज्वाइन किया है। आप साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं कसूरी साहब, अब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कसूरी साहब, सूरत आपके सामने है सर। पहले पाकिस्तान ने सालसी करवाई, जंगबंदी करवाई, MOU साइन हो गया, अब दोबारा से जो है वो हमले हो रहे हैं और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वो अपने हरमज़ का कंट्रोल हासिल कर लेगा। सर, क्या सूरत बनने जा रही है ओवरऑल अगर आप देखें तो? पहली बात तो यह है कि हुआ क्यों है। हुआ इसलिए है कि MOU तो खैर पाकिस्तान ने एफर्ट की, कामयाबी भी हुई। MOU को छोटी बात नहीं थी। उसका मतलब यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट अब आ गया है। दोनों एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं कि उन्होंने MOU की वायलेशन की है। ईरान कह रहा है कि पॉइंट नंबर 1 जो था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, वो ये था कि लबनान का मामला जो है, सीज फायर लबनान उसके अंदर आता है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की निशानदेही कर दी थी कि वाकई आता है, क्योंकि इसराइल ने कहा था कि वो नहीं आता। अब लेकिन अमेरिका ने साथ साथ उसी की मर्जी से एक लबनान और इसराइल में अग्रीमेंट हो गया सीज फायर का। अब हर एक को पता है कि लबनान की फौज इस पोजीशन में ही नहीं कि वो ये हिजबुल्लाह को कंट्रोल में रख सके। जी जी। और वो इसराइल की अपनी पॉलिसी का नतीजा है। इसराइल नहीं चाहता था कि कोई मजबूत फौज उसके इर्द गिर्द हो, इसीलिए लबनान की फौज कमज़ोर रखी गई है। अब ईरान का यह कहना है कि जब MOU पे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई शामिल है लबनान, तो अमेरिका ने लैक ऑफ ट्रस्ट, उन्होंने वायलेशन किया है इसमें। मुसीबत यह है कि दोनों को एक दूसरे पे एतबार नहीं है। जी जी। और अमेरिका ये कह रहा है कि इन्होंने कहा था कि जी ये आबनाए हुर्मुज़ 60 दिन के लिए ओपन करेंगे टोल फ्री, और इन रिटर्न उनको एसेट्स जो है डीफ्रीज होंगे। ठीक। अब आम ख्याल ये था कि अगर वाकई उनके एसेट्स डीफ्रीज होते हैं और उनके ऑयल की तो खैर उठा ली गई थी पाबंदी कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो शायद ईरान इस पोजीशन में होता, शायद कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। लेकिन लग ये रहा है कि ईरान के अंदर खुद एक से ज़्यादा हल्के हैं। पॉलिसी साजी इतना आसान काम नहीं। ऐसे लग रहा है कि सदर और वज़ीर ख़ारिजा और वज़ारत ख़ारिजा ये एक नुक्ता नज़र है कि ये अब एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। इससे ईरान पे जो इतनी तकरीबन 50 साल से 79 से लगे हुए हैं सैंक्शंस, आवाम के लिए और इकॉनमी के लिए कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन जो हार्डलाइन एलिमेंट है, ख़ास तौर पे RIGC का, वही कहते हैं अव्वलन तो अमेरिका पे एतबार ही नहीं किया जा सकता कि वो अपने मुआहदे पूरे करेगा, अपने वादे पूरे करेगा, हमारे SSD फ्रीज करेगा वगैरह वगैरह। नंबर 2, वो ये समझते हैं कि उनके हाथ जो लेवरेज आ गई है ये इस शक्ल में कि उनके पास स्ट्रेट ऑफ हरमुज का कंट्रोल आ गया है, वो नहीं छोड़ना चाह रहे। लेकिन इसकी कीमत ईरान ने खुद फैसला करना है, काफ़ी भारी हो सकती है। वो मेरा इशारा नहीं कि अमेरिका बम्बिंग ज़्यादा करेगा, तो कर रहा है। जो असली ख़तरा है कि ईरान इस खत्ते में है जिस खत्ते में उसके हमसाए हैं खलीजी ममालिक। अब जब भी वो इसराइल की तो ये देरीना ख्वाहिश है कि मुसलमानों से लड़े,
वो तो ये चाहेगा कि ईरान के और खलीजी ममालिक के आपस में जंग शुरू हो जाए, ठीक। झगड़े हो जाए, जी। एक दूसरे को हमले करें। अभी पाकिस्तान की भी एफर्ट है बहुत हद तक, नतीजा कि उसने सऊदी अरब को कन्विंस किया हुआ है कि आप अगर आप पे हमले हो भी तो आप जवाब ना दें, क्योंकि ये लंबी जंग नहीं चलेगी। लेकिन मुझे जो खतरा है कि अगर ये इसी तरह रहा तो शायद, और इसी तरह अगर यूएई दीगर जहाज रेगुलरली निशाना बनते रहे, तो मुझे नहीं पता ये रेस्ट्रेंट कितने देर दिखाई जाएगी। तो फिर इजराइल की ख्वाहिश जो है वो ऐन मुमकिन है पूरी हो जाए। असल में फैसला ईरान ने ये करना है कि इन रिटर्न फॉर सैंक्शंस, रिलीफ और ऑयल की एक्सपोर्ट्स की इजाज़त और एम्बार्गो उन पे लिफ्ट हो जाए और ब्लॉकेड ख़त्म हो जाए, क्या वो उसकी बुनियाद पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं इसके ऊपर हॉर्मूज की ओपनिंग पे? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ वो दिखाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अवाम ने बहुत भारी कीमत ईरान में अदा की है, मैं सिर्फ उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। जो 4000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं, 20-25 हज़ार बिल्डिंग्स तबाह कर दी गई हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है, उन्हें 25 साल पीछे धकेल दिया गया है। मैं जो इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि एक लिमिट होती है अवाम की पेशेंस की। ईरान में इससे पहले आपको पता है कि राइटिंग हो चुकी है, और वो उसमें सिर्फ ख़वातीन के मामलात नहीं थे, उसमें और लोग भी शामिल हो गए थे जिनके ग्रीवेंसेस हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उनको मुनासिब रिलीफ दिया जाए, उनको सैंक्शंस रिलीफ मिले, तो उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी दिखानी चाहिए कि अगर वो हर दफ़ा यूएई, कतर वगैरह पे हमले करेंगे तो इससे उनको भी नुकसान होगा, सिर्फ अमेरिका को तो नहीं होगा। ये ठीक है कि ईरान का ये ख्याल है कि उसके हाथ इतना बड़ा वेपन आ गया हॉर्मूज का, और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, कि अगर उसने ना, अगर फ़र्ज़ करें वो ये क्लेम करे कि हमारे कंट्रोल में, अमेरिका 100 दफ़ा करता रहे कि हमारे कंट्रोल में, अगर वो 2-3 मिसाइल चला के हर रोज़ एक आध जहाज़ को नुकसान पहुंचाए तो जहाज़ नहीं आए से गुजरेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं उनको मिलेगी। इसलिए अफेक्टिवली ऑयल प्राइसेस राइज होंगी, और वो अमेरिका को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सारी दुनिया को होगा, और इससे कहत भी पड़ सकता है दुनिया के कई इलाकों में। देखें ना, हीलियम नहीं, फर्टिलाइजर्स नहीं, गैस और ऑयल की तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। तो इसमें एक मुश्किल फैसला है। हमारी ईरानी भाइयों से हमदर्दी है, क्योंकि एक तो हमारा नेबर भी है, हमारे बहुत से उनके साथ ताल्लुकात हैं, कल्चरल लेवल पे, मजहबी लेवल पे बहुत से ताल्लुकात हैं, तारीखी, तमद्दुनी। लेकिन इसमें अब अगर इतनी ही उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रही तो फिर मुझे ख़तरा है कि वो इस इलाके में आइसोलेट मज़ीद हो सकते हैं। ये ज़रूर ठीक बात मैं मानता हूँ कि अमेरिका ने भी ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिससे ईरान में ये फीलिंग पैदा हुई, ख़ास तौर पे IRGC में, कि ईरान पर के अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता। ठीक है कसूरी साहब, जो MOU की आर्टिकल 5 है उसके मुतल्लिक थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि ईरान कहता है कि अमेरिका जो है वो उसने आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है, अमेरिका कहता है कि ईरान ने जो है आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। अब मामला तो ये था ना, आर्टिकल 5 तो ये कहता है कि विद इन 60 डेज जो है वो ये सारा मामला हल होगा, इंतज़ाम संभालेगा ईरान, और उसके बाद जो है सारी मूवमेंट फ्री हो जाएगी। तो इसको बुनियाद बना के ये सारा मामला हो रहा है, या वाकई ही इसमें इबाहम है कि इंटरप्रिटेशन जो है वो अमेरिका अपनी कर रहा है और ईरान अपनी कर रहा है? नहीं, दोनों तो अपनी इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, लेकिन देखें जब भी किसी आप टॉक्स में जाते हैं, मैंने तो इंडिया पाकिस्तान की के टॉक्स कंडक्ट की हैं, वहाँ तो हमारी कई जंगें हुई हैं हिंदुस्तान के साथ, और जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि ईरान के हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए थे। आप जब नेगोशिएट करते हैं दुश्मन से ही करते हैं ना, दोस्तों से तो नहीं आपकी जंगें होती। तो नेचुरली लैक ऑफ ट्रस्ट हमारा था, इंडिया पे भी था, अफ़गानिस्तान पे भी था, लेकिन आपके सामने रिकॉर्ड है कि उसमें हमने ट्रस्ट पैदा किया।
इंडिया ने भी फिर पैदा किया। हमने जो नेगोशिएशन की उसकी बात बाहर नहीं निकली, कोई ऐसी बात हमने पब्लिकली नहीं की जिसमें इंडियन लीडरशिप की बेइज्जती हो। इंडियन लीडरशिप ने कोई बात ऐसी नहीं की जिसमें पाकिस्तान लीडरशिप की बेइज्जती हो। यहाँ तो रोजाना गालम गलोच हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप रोज कोई ना कोई धमकी दे देते हैं। तो ये माहौल जो है, ये बदनसीबी से और मामलात के अलावा ये माहौल जो है ये बहुत ख़राब है, क्योंकि जब भी आप किसी से नेगोशिएट करें, आप नेगोशिएट अपने मुखालिफ से ही करते हैं ना। जी, ऐसे ही है। ठीक है, ना अफगानिस्तान को दुश्मन तो मैं तो नहीं समझता, लेकिन बहुत ज़्यादा हालात अब तो खैर बहुत ख़राब हो गए, लेकिन उस वक्त भी बहुत हालात ख़राब थे। तो आप नेगोशिएट तभी करते हैं ना कि जब आपके इख्तलाफात हों। तो इख्तलाफात तो थे तो ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है, इधर तो ट्रस्ट है ही कोई नहीं। अगर ऐन मुमकिन है कि एक वजह जो IRGC ने ये सख्त पॉलिसी ली हुई है, शायद उनका ये ख्याल हो कि उनके वो नहीं जल्दबाजी में या जल्दी में रिलीज होंगे एसेट्स। हालांकि ऑयल एम्बार्गो तो हट गया था, ऑयल एक्सपोर्ट का एम्बार्गो हट गया था, और एक हिसाब से ईरान ने $5 बिलियन इन दिनों में, जिन दिन उस पर नहीं लगा सैंक्शंस हटी थी ऑयल एक्सपोर्ट पे, उसने को $5 बिलियन उसने अर्न किए हैं, कमाए हैं $5 बिलियन एक्सपोर्ट से। तो ये तो ईरान ने फैसला करना है ना। मैं तो एक हमदर्द के तौर पर तबसरा कर सकता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी बहरहाल दिखानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो मर्जी करते रहे, और ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड और उनकी मिलिट्री बड़ी मजबूत है। लेकिन अमेरिका ने भी रियलाइज किया कि ये इस किस्म की जंग तो नहीं है ना कि जैसे ट्रंप साहब खुद कहते हैं उनकी नेवी भी नहीं, एयरफोर्स भी नहीं, हमने ख़त्म कर दी है। और मैं कहता हूँ ख़त्म आपने क्या की है, उनका तो प्लान ही बड़ा वाइजली ये था कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते नेवी एयरफोर्स उस किस्म की जिसको आप आगे तबाह कर दें। उन्होंने तो अपना डिफेंस रखा है मिसाइल्स पे और ड्रोन्स पे, जिसने इनकी नाक में दम कर रखा है अमेरिका की और इसराइल की। इस सारे मामले में तो इसलिए दोनों साइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी। जी कसूरी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस सारे मामले में स्पॉइलर भी तो मौजूद है ना, ब्रेक के अक्सर कहा जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कसूरी साहब, जो स्पॉइलर्स हैं, जैसे इजराइल है उसने MOU तस्लीम नहीं किया, इजराइल चाहता है कि ये एग्रीमेंट ना हो, मुआहदा आगे ना बढ़े, और जो उसके प्लान्स हैं उसके मुताबिक सारी बात है वो चाहेगा कि मुस्लिम कंट्री जो है आपस में लड़ते रहें। तो स्पॉइलर्स का जो है सर, जो नुक्ता है उसका एलिमेंट जो है उसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ स्पॉइलर ने अपना काम करना है और दूसरी तरफ जारी बात है ट्रस्ट डेफिसिट तो है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। आपका मतलब क्या है, सबको साथ लेकर? किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? आवाज कट रही थी आपकी। जी मैं ये कह रहा हूं सर कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि इस सारे मामले को सबोताज किया जाए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ईरान भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और ट्रंप भी जो है अपना एक जो है वो फ्लेक्सिबल तरीके से आगे बढ़े, तो स्पॉइलर्स इस सारे मामले को सबोताज कर सकते हैं सर? देखिए, इजराइल की तो पहले दिन से ख्वाहिश है, इजराइल की तो मौत वाक़ हो गई थी उस दिन जिस दिन MOU साइन हुआ। उसमें मैं जेरूसलम पोस्ट और वो जो इजराइल टाइम्स है मैं पढ़ता रहा उनके अखबारात। वहाँ तो इतनी सख्त अनहैप्पी थे, बहुत नाराज़गी थी ट्रंप से कि ट्रंप के ऊपर इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। स्कम, SCUM, वाइस प्रेसिडेंट वांस के लिए इस्तेमाल किए गए इजरायली अखबारों में, यानी हुकूमत की मर्जी से किए गए, और सख्त नफरत प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ वहाँ पैदा हुई। तो इसको सैबोटाज करने में बहुत अहम रोल अदा किया है जो लॉबी। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये रिस्क लिया था जब उन्होंने ये साइन किया है कि उन पे चार्ज लगेगा कि वो सरेंडर, बाद में तो कहा गया सरेंडर, डिफीट, सरेंडर, सब कुछ कहा गया। तो उन्होंने ये तो रिस्क लिया था। उस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए शायद जो IRGC है उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी मेरे ख्याल में, ताकि इजराइल और अमेरिका के दरमियान
जो है खलीज पैदा हो रही है उसको बढ़ाया जा सके। ये ईरान के मफाद में है कि अमेरिका की जो बैकिंग है इसराइल को वो कम हो, नहीं तो इसराइल की क्या हैसियत है? इतना छोटा सा एक मुल्क है, ठीक है न्यूक्लियर वेपन पास है, लेकिन बुनियादी उनकी ताकत है अमेरिकन सपोर्ट। अब इसके नतीजे में एक मुमकिन ये भी है कि इसराइल और अमेरिका मजीद एक दूसरे के करीब आए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, और मुझे कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा होगा कि दोबारा पार्टी से बातचीत की टेबल पे लाया जाए। ये अगर बात ऐसे ही बढ़ती रही, सारी खलीजी ममालिक, ईरान बहुत इनके लिए तबाहकुन होगा। इसराइल की तो मौत वाक़ हो गई, जो नेतन्याहू है वो तो जेल जाएगा। अगर इलेक्शन हो गए, हर एक प्रेडिक्ट कर रहा है कि इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि वो इतना ये अनपॉपुलर हुआ था MOU इसराइल में भी और प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में, जिसका मैंने जिक्र किया है। तो इसराइल के लिए तो बड़ी एक नेमत हो गई ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका फैसला बहरहाल ईरानी लीडरशिप ने करना है। हम तो एज हमदर्द साइड से कोई एडवाइस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान प्राइवेटली उन्हें क्या एडवाइस कर रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान यही कह रहा होगा प्राइवेटली कि आप इनसे सैंक्शंस रिलीफ लें, ऑयल एम्बार्गो हटवाएं, ब्लॉकेड हटवाएं, और थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखवाएं, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप उन लोगों को जो अमेरिका में उन पे इतराज कर रहे हैं कि वो डिफीट होके आ गए, एक सुपर पावर MOU उन्होंने साइन कर दिया है जो कि डिफीट सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो उन पे अट्रैक हो रहा है, तो थोड़ा सा उनको कोई रिलीफ मिले कि वो इजरायली लॉबी का मुकाबला कर सके। हमें तो मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है कि इजरायली लॉबी और अमेरिका एक दूसरे के फिर करीब आ रहे हैं। कसूरी साहब, ये जो अभी जारी बात है, इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, और अमेरिकी प्रेसिडेंट पर भी दबाव है कि ये जंग क्यों लड़ी गई और क्यों लड़ी जा रही है। जो अरबों डॉलर अमेरिका ने खर्च किए हैं उसे भी जस्टिफाई करना है। इलेक्शन में अवाम को जवाबदेह होना है, कांग्रेस को जवाबदेह होना है। तो आप समझते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इस जंग को जस्टिफाई कर पाए हैं या कर पाएंगे अमेरिकी अवाम के सामने? नहीं, बड़ा मुश्किल है। अभी आज ही पोल था 60% का, या वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में आज पढ़ रहा था मैं, 60% पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है इस जंग के। उसके अलावा जो सबसे बड़ी इसराइल को मार पड़ी है, अमेरिका के यहूदी जो हैं वो खिलाफ हो रहे हैं। नौजवान तो अक्सरियत खिलाफ हो गई नौजवान यहूदियों की, और जो लिखने वाले यहूदी हैं बड़े बड़े नाम, वो सारे इसराइल के खिलाफ लिख रहे हैं और नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं। इससे बड़ी डिफीट इसराइल की हो नहीं सकती लॉन्ग टर्म। लेकिन इस वक्त तो मसला ये है कि क्या ईरान का और अमेरिका का MOU जो है ख़त्म हो जाएगा या उनको टेबल पे वापस लाया जा सकेगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्राई कर रही होगी, फील्ड मार्शल एंड द प्राइम मिनिस्टर दोनों कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से इनको वापस लाया जाए। इसमें ईरान कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है ये अब देखना पड़ेगा, जिसको मैंने डिटेल्स में आपसे पहले बात कर ली है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी, ठीक है। कसूरी साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, बताइएगा कि ये जो हालात पैदा हो चुके हैं, अपना हरमज़ जो है, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर? देखिए, आपना हुर्मुज़, अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस पे स्टेक है, गरीब और गरीब होंगे और कई गरीब बेचारे फाके से मर जाएंगे, तो ये इसको ब्लॉकेड करना एक हद तक ही ईरान के लिए मुमकिन होगा। सारी दुनिया, अभी तो यूरोप ने सपोर्ट नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, अभी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी फूंक फूंक के कदम उठा रही हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि इजराइल, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ईरान की पोजीशन कमज़ोर होगी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि इस स्टेज पे ये मामला ना पहुंचे। कोशिश होनी चाहिए कि इजराइल और अमेरिका में जो खलीज इस वक्त है वो कायम रहे, बल्कि बढ़े, ना ये कि वो एक दूसरे के करीब आ जाए। और आपने मुझसे इनका पूछा, ये ठीक है, अमेरिका या ईरान नुकसान तो बहुत पहुंचा सकता है। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप 100 मरतबा कहें कि जी हमने खुलवा दी है, लेकिन अगर
इंश्योरेंस कंपनीज को ये पता हो कि जनाब ये जहाज आएगा और ईरान एक मिसाइल मार देगा, हिट कर तो देगा। कौन रिस्क लेगा? बिल्कुल उसका ठीक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ऊंचा हो जाएगा जी कि इफेक्टिवली बंद हो जाएगी। तो ठीक है, ईरान के हाथ में पावर तो है। पावर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है वो ये होता है, पावर को यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू यूज इट केयरफुली। अगर पाकिस्तान के, इसीलिए जो न्यूक्लियर पावर्स हैं दुनिया में, उनकी बड़ी जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वंस दे बिकम न्यूक्लियर पावर्स, कि वो किस तरह अपने आप को कंडक्ट करें। जितनी बिल्कुल देर ठीक। आपका न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, आप कुछ रिस्क ले सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की ज्यादा जिम्मेदारी है। और अगर हम ये भी समझे कि ईरान के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है जिसमें सारी दुनिया की इकोनॉमी वो चोक कर सकता है, तो एक हद तक ही होगा ना हथियार यूजफुल, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो काउंटर जी प्रोडक्टिव होगा। इसलिए वो बहुत अहम हथियार है, इसीलिए फूंक फूंक कर चलने बिल्कुल की एहतियात जरूरत से है। काम लेना चाहिए। खुशबू कसूरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दोनों मुल्कों को, ईरान को और अमेरिका को, जो है वो एहतियात से काम लेना चाहिए। कसूरी साहब कह रहे हैं कि दोनों को जो है वो किसी की बात सुननी चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान के शोधा से मुतल्लिक बयान पर जो है वो पूरे मुल्क में मजम्मत की जा रही है। उनके बयान की, चाहे सियासतदान हैं, चाहे वज़रा हैं, चाहे आम शहरी हैं, हर एक जो है उनकी मजम्मत कर रहा है कि शोधा की तौहीन की गई है। हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में फैज़ल हसन चौहान साहब, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। आज उनकी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उन्होंने शोधा की तौहीन की है। जो उनका बयान है कि टैक्स के पैसे से जो है ये फ़ौज को और सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो सैलरी मिलती है और उनका फ़र्ज़ है अपनी जान देना और ये सारा कुछ। सर, आपकी बात जो आपने बात की कि दोनों बेटों को जो है वो भेजा जाए बॉर्डर पर, क्या कहेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब आपके चैलेंज को कबूल करेंगे, भिजवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, ये 2 दिन पहले इंडिया के बॉर्डर पे खड़े होके इंडिया को राजी करने के लिए, इंडिया की खुशनुदी के लिए जो बयान दिया ना मौलाना फजल रहमान साहब ने, जी जी। पूरी पाकिस्तान दिल दुखा हुआ है। और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की फौज और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की बेहमदी नहीं की। इन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मैंने कहा आपके प्रोग्राम में भी कह दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक उम्मत मुस्लिमा के 1450 साल जितने शोहदा हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने फौजी और सिपाही होते थे, हर गजवा में उनको माल गनीमत मिलता था। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी माल गनीमत मिलता था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा फौज तरतीब देकर रजिस्टर्स में इंदराज करके उनकी तनख्वाहें लगाई। उस वक्त से लेके आज तक हर मुसलमान फौज उसने जनाब तनख्वाह के ऊपर काम किया है। जी अब उनके जितने शहीद हैं, इन्होंने उनकी बेहरमती की है। और दूसरा, इनसे पूछें कि यार तुम कहते हो तुम्हारे टैक्सों के पैसे से, चलो इस बहाने हम तुम्हारे टैक्सा भी जनाब कटाकटी निखेड़ लो। हाँ। यार इनके सारे खानदान के, मौलाना फजल रहमान समेत इनके सारे बच्चों, इनके भाइयों की जरा टैक्स रिटर्न तो पिछले 20 साल की जनाब, मैंने आज चैलेंज किया कि हाफिज अब्दुल्ला साहब जैसे एक सेंसिबल एमएलए आ जाए, इनका लीडर, वो सारी टैक्स रिटर्न ले आए। खुदा की कसम, मैं उनसे 5 गुना से ज्यादा जनाब मैं देता हूँ। मेरे जैसा अपर मिडिल क्लास, मैं टैक्स ज्यादा देता हूँ। और 25-25 हजार, 50-50 हजार, और बढ़ के तुम इस तरह मारते हो। जेब में ये ढेला देखने चले मेला, थूक से पोड़े करते हो, पानी से जनाब तुम पराठे बनाने की कोशिश करते हो। तो मैं ये समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी मिट्टी पलीत करा ली है। पहले भी आवाम में कोई पसंद नहीं करता। मदरसे के बेचारे बच्चे हैं, शरीफ से बेचारे यतीम बच्चे होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनके नाम पे चंदे भी जनाब ज़कात खैरात वो लेके वो अपने मामला चलाते हैं। अब उन बच्चों के अलावा कोई पाकिस्तान का शहरी इस शख्स को सुनने का रवादार नहीं था, ना पहले, ना अब, ना कभी भी। लेकिन जो उक्का दुक्का इनको कोई सेंसिबल पॉलिटिशियन भी मानते थे ना, उन्होंने भी कानों को हाथ लगाया है। तो मैं ये समझता हूं इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि ये पूरी कौम से माफी। क्या साहब, क्या वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये उन्होंने बयान क्यों दिया? और दूसरा, अगर जैसे आपने बात की कि टैक्स जो है अगर इनकी रिटर्न निकालें पिछले 20 सालों की तो पता चल जाएगा कितना, तो मौलाना साहब जो हमने देखा है कभी अपोजिशन नहीं की इतनी ज़्यादा, हमेशा जो है वो गवर्नमेंट में ही रहे हैं। कश्मीर कमेटी से देख लें या बाकी चीज़ें देख लें तो वो हमेशा सैलरी लेते, खुद भी लेते रहे हैं। सर बात ये है, इस वक्त पाकिस्तान में एक शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, एक मुफ्ती बानी नहीं है,
जावेद बलोच साहब 1971 के चारों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश, चारों तरफ से घिरा हुआ मशरकी पाकिस्तान, हिंदुस्तान के चारों तरफ से, और वहां पे एक शेख मुजीबुर रहमान और एक मुफ्ती बानी थी। अब पाकिस्तान में इस वक्त 10 से ज्यादा शेख मुजीबुर रहमान और 10 से ज्यादा मुफ्ती बानी है। मैं हैरान हूं, आपने सिर्फ एक तो पाक फौज होगी ना, इसने जो सबसे बड़ी बकवास की है ना, वो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से की है। और ड्यूरेंट लाइन हमेशा एंटी पाकिस्तान, जितने सुर्खे हैं एएनपी का ये, और जनाब आपका गफ्फार खान का, वली खान का ये दावा था, और उसी गफ्फार खान ने, एएनपी का जो लीडर था, उसने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में मत दफनाओ, और उसको जाके कंधार जाके दफनाया गया। ये उनका था। अब मौलाना फजल रहमान साहब के मुंह से क्यों? ओ भाई, इसका दादा अफगानी था, ये सारे अफगानी है। इनका दादा मौलाना जनाब खलीफा, जनाब अब्दुल खलील सदीक, मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम का जनाब वालिद, वो वहां से हिजरत करके आया। ये सारे अफगानी है। इनके पेटों में से अफगानिस्तान का जनाब वो मरोड़ ही नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म की पाकिस्तानियत बहुत कम। इनके बाओ-अजदाद ने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं है, लेकिन भाईजान मेरे बाओ-अजदाद पाकिस्तान बनाने के सवाब में शरीक है। मैं फख्र से कह रहा हूँ, मेरे बाप दादा ने अपनी चौधराहटें, वजाहतें, नंबरदारियां, जैलदारियां, जायदादें, बागात, खेत, मरबे छोड़े थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हम तो फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने का जो सवाब था उसमें हम शरीक, लेकिन इनके बाओ-अजदाद कहते हैं कि उस गुनाह में शरीक नहीं। तो ये कहां से पाकिस्तान के मामे चाचे ताए फुफड़ बन गए? और फिर इनकी जनाब तड़फनियां देखो। बीएलए के खिलाफ जनाब कैंपेन चल रही है, बीएलए के खिलाफ जनाब ऑपरेशन शाबान चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि बीएलए विद द हेल्प ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया, इंडियन रॉ, अजीत देओल, विद द हेल्प ऑफ इसराइल, मोसाद, उसकी मदद के साथ खुल्ला डंके की चोट पे हांके पुकारे, दिन की रोशनी में, सूरज की जनाब रोशनी में, वो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवीज बना के वो इतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तोड़ने की सारी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब उनको पकड़ने के लिए पाक फौज के जवान और अफसर और पुलिस के जवान और अफसर कुर्बानियां देते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब चीखने लगते हैं, अख्तर मैंगल चीखने लगता है। मौलाना फजल रहमान साहब से पूछो, तुमने जो इतनी चीख चिल्लाहट दिखाई परसों इंडिया के बॉर्डर पे कि जनाब तुम हमें क्यों कहते हो लश्कर लेकर आओ, तुम करो, तुम्हारा फर्ज है, तो वो फर्ज पूरा कर रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या भोग पड़ रही है? वो तो जाने दे रहे हैं। हाँ, वो तो कुर्बानी दे रहे हैं, तुम्हें किस बात की चीख और चिल्लाहट? ये मौलाना फजल रहमान साहब से पूछे। मैंने तो 2 सवाल पूछे। चौहान साहब, आपने जो इशारा किया कि अफगानिस्तान और बीएलए और ये आपने जो बात की, मौलाना अफगानिस्तान की जो है, जो वहाँ पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो वहाँ से दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान और आके हमले करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनकी कभी मजम्मत नहीं की। इसकी क्या वजह है सर? यार मौलाना खुद डरता है, उसको पता है तालिबान ने जनाब इसको फंटी लगानी है, तालिबान ने जीने नहीं देना डेरा इस्माइल खान। अपने अंदर जुर्रत और हिम्मत नहीं है, अपनी बुजदिली को शो करने के लिए तुम यहाँ आके पंजाब के अंदर आके तुम जनाब हर्जा सराई करते हो। अपने गिरबान में झांको ना। और ये तालिबान किसने बनाए? 2002 के अंदर इनकी एमएमए की हुकूमत थी, मैं एमपीए था, मैंने आई विटनेस हूं मैं किस तरीके से जनाब वहां पर तालिबानाइजेशन जनाब उसकी अंत मचाई गई, जिसकी वजह से मजबूरन फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को 2007 में सवात का ऑपरेशन करना पड़ा। ये सारी तालिबानाइजेशन इसी एमएमए और इस मौलवी फजल रहमान की जनाब छतरी तले सारी की सारी हुई। अब इसके हाथ से वो जिन निकल गया, तो जनाब अब ये बातें करता जनाब। और कहने का मकसद ये है, इनसे पूछो फजल रहमान साहब, आपको किसने कहा कि आप सियासत को लश्कर बना के पाक फौज की सपोर्ट करें? आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, आपसे तो रखी भी नहीं। और जंग पाकिस्तान की अवाम और फौज ने लड़नी है। पिछले साल जंग लड़ी, क्या चौहान साहब, कानूनी चाराजोई क्या हो सकती है? आपने भी ऐलान किया कि एफआईआर या मुकदमा होना चाहिए। मैंने तो परसों कल ये कहा था, आज मैंने इसको कोई ये वाला कम से कम थ्रेट नहीं लगाया, मैंने इसकी मजम्मत की है और मैंने मोटिवेट किया है इनके जो अकाबरीन है, अकाबरीन देवबंद और आपके जेयूआई के जो जय्यद लोग हैं, कि यार आप लोग इसको थोड़ी सी नथ डालें, इनको थोड़ा सा जनाब इनको कंट्रोल करें, ठीक है ना।
वो आज अभी कामरान मुर्तजा साहब ने एक ट्वीट किया कि माफी मांगना, वो जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, माफी मांगना हमारी तारीख नहीं है। तो मैंने किसी को टैग करके कहा कि जी हाँ, माफी मांगना आपकी तारीख नहीं है, लेकिन एनी टी पैटरसन के कदमों में बैठ के वजारत उज़्मा मांगना आपकी तारीख है। ठीक है उसकी जी, उसकी टांगों पे बैठ के जनाब मिन्नते तरले करके वजारत उज़्मा मांगना, ये तो तारीख है ना। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब का तुर्रा इम्तियाज है ना। बिल्कुल ठीक है चौहान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।